Good morning, students. Today we will do chapter number 17 of 12 Python, that is simple queries in structured query language. In this chapter we will study about queries, that what are queries in SQL and how do they work, and what are the basic component that we used in SQL. So let's begin this chapter now. SQL is the fourth generation non-procedural language. It describes that what all data to do with rather than specifying code describe how to perform the entire operation. एसक्यूएल स्टूडेंट बच्चों एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी रिलेशनल कैलकुलस है, जो कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस जो लैंग्वेज समझता है वो है रिलेशनल कैलकुलस. तो हमारी इंग्लिश में दिए गए इंस्ट्रक्शन को रिलेशन कैलकुलस एंड अलजेब्रा में कन्वर्ट करके हमारी जो वो डेटा है उसको रिट्राइव करने का काम करती है. इट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस. ओके, तो ये जो हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज है ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है एंड इट इज़ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज. नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. इसमें आपको बस ये बताना होता है कि आपको व्हाट यू वांट टू डू. You need not to specify that how a particular problem should be solved. You just specify that how what you want to find out or what data you want from the database. You did not mention that how to retrieve the data from a particular database. मतलब बच्चों जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, अगर हमको दो नंबर का कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपेयर टू नंबर लिख देते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना. हालांकि हमें सिर्फ कंपेयर करना है तो हमने तो लिख देना चाहिए कंपेयर टू नंबर ना, ऐसा नहीं होता. हम उसको बताते हैं कि पहले आप इंट करोगे, प्रोग्राम के द्वारा बताते हैं कि आप दो नंबर इनपुट करोगे यूज़र से, ठीक है. फिर उसका कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके उसे कंपेयर करोगे, फिर प्रिंट करोगे रिजल्ट. तो उसे कहते हैं प्रोसीजर. मतलब आपको पूरा प्रोसीजर बताना पड़ता है कि कैसे कैसे होगा. और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में आपको बस ये बताना होता है करना क्या है, दैट्स इट. सो इट इज़ अ फोर्थ जनरेशन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. इट इनेबल्स द फॉलोइंग थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग मॉडिफाइंग अ डेटाबेस स्ट्रक्चर. आपका डेटाबेस बनाने में मदद करता है और क्रिएट करने में मदद करता है. उसको मॉडिफाई मतलब उसमें कोई चेंजेस करने हो तो उसमें करने में मदद करता है. चेंजिंग सिक्योरिटी सेटिंग फॉर सिस्टम. हमारे सिस्टम का सिक्योरिटी सेटिंग चेंज करने में मदद करता है. परमिटिंग यूज़र फॉर वर्किंग ऑन डेटाबेस और टेबल. और हमारा जो यूज़र है वो डेटाबेस या टेबल पर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसका जो ऑथराइजेशन है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर वाली लैंग्वेज. एंड फोर्थ है क्वेरिंग डेटाबेस. डेटाबेस में से क्वेरिंग मीन्स उसमें से उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जो यूज़र चाह रहा है उसको रिट्राइव करके दो या फिर उसे अपडेट करो. एंड मैनी मोर थिंग्स, इंसर्शन, मॉडिफाइंग, डिलीशन इन डेटाबेसेस. ये सारे काम बाय द यूज ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज होते हैं. तो एसक्यूएल के जो एलिमेंट्स है इन दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोस एलिमेंट ऑफ एसक्यूएल that are mandatory to know. First of all, we will discuss about literals and then data types, then nulls, then comments. First of all, literals. Literals refers to the data value. It can either be a string, data, text, type or numeric. जो आपकी डेटा की वैल्यू होती है उसको हम लिटरल्स कहते हैं. ये तो स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्म में भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं. ठीक. कैरेक्टर लिटरल आर इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोटेशन मार्क. जो हमारे कैरेक्टर या स्ट्रिंग हैं इनको हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखते हैं. कोई भी सिंबल या कैरेक्टर अगर वो डबल कोटेशन के या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा गया, इवन वो नंबर ही क्यों ना हो, उसको स्ट्रिंग या कैरेक्टर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा. और जो नंबर्स कोटेशन मार्क के बाहर होते हैं उनको कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप. ओके. Now these were the literals. Literals are the data values, like for example character, string and numeric. Now we will discuss about data types. There are three data types which are supported by the SQL language. Number one is numeric, number two is string data type and number three is date and time. जो आपका न्यूमेरिक है इसमें कई सारे फॉर्म आ जाते हैं. इंट होता है नॉर्मल. बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी इंट आप सेट करोगे तो इंटीजर लैंग्वेज आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है वो नॉर्मल इंटीजर होती है. ठीक. इसके बाद टाइनी स्ट्रिंग, टाइनी इंटीजर. टाइनी इंट मतलब जो अगर आपके इंटीजर वैल्यू बहुत ही छोटी है, यानी कि बहुत ही उसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा कम है, तो टाइनी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं. इससे हमारी जो मेमोरी होती है वो वेस्ट होने से बच जाती है. फिर है स्मॉल इंट. ये थोड़ी टाइनी से थोड़ी बड़ी अगर कोई हमारी इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए स्मॉल इंटीजर यूज़ करते हैं. और फिर मीडियम इंटीजर, फिर बिग इंटीजर और फिर फ्लोट. फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के लिए डबल फ्लोट. अगर जो हम फ्रैक्शनल वैल्यू जो देना चाह रहे हैं अगर हम उस एक्यूरेसी बढ़ाना चाह रहे हैं तो डबल फ्लोट यूज़ करते हैं. देन डेसिमल. तो बच्चों ये इंटीजर के ही टाइप हैं, जैसे इंट, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, ये सब इंटीजर के टाइप है. लेकिन जो आपका डेटा है, किस टाइप की डेटा आइटम आप स्टोर करना चाह रहे हैं वो बहुत ही लार्ज है तो वो बिग इंटीजर के अंदर आएगा. अगर वो बहुत ही स्मॉल है और आपने नॉर्मल इंटीजर यूज़ करा है तो बहुत सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. क्योंकि जब हम इंट के लिए डेटा टाइप
स्पेसिफाई कर देते हैं तो उतना ही मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। और इन केस हमको टाइनी इंट मतलब बहुत ही छोटा सा नंबर कोई इंटीजर सेव करना हो तो जो अदर जो ब्लॉक रिमेनिंग मेमोरी एलोकेशंस हैं वो आपकी एम्प्टी जाएंगे। इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। दैट्स वाई यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर्स। नाउ स्ट्रिंग एंड टेक्स्ट टाइप। कैरेक्टर, स्ट्रिंग में आपके क्या आते हैं, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर एंड ब्लॉब और टेक्स्ट। स्टूडेंट इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका कैरेक्टर टाइप है, अगर आप किसी भी फील्ड को कैरेक्टर टाइप उसका डेटा टाइप सेट कर देते हो, आपको जो कॉलम है उसको क्रिएट करने से पहले ठीक है स्पेसिफाई करना होगा कि वो कॉलम है या जो वो फील्ड है उसमें किस टाइप की वैल्यू आ सकती है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर और व्हाट। जब आप कैरेक्टर सेट करते हैं तो एक फिक्स नंबर की स्पेस सेव हो जाती है। अगर आपका उस फिक्स नंबर से कम कैरेक्टर है तब भी उतनी स्पेस रहेगी और ज़्यादा है तो भी उतनी ही। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मेमोरी का जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए वेरिएबल कैरेक्टर नाम का एक फंक्शन बनाया गया है। इसमें क्या होता है, जितना भी आपका कैरेक्टर की वैल्यू है वो आप सेट कर देते हैं, वो उसका आपको साइज देना पड़ता है लेंथ में जो ब्रैकेट है उसके अंदर, ठीक है। और अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग आप वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके। ब्लॉब और टेक्स्ट आर फील्ड विद अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 65,535 कैरेक्टर। ऐसा फील्ड जिसकी जो रेंज है 65,535 होती है उसको कहते हैं ब्लॉब और टेक्स्ट। ब्लॉब और टेक्स्ट both store large amount of binary data. The only difference is blob is not case sensitive but text is। देखिए जो ब्लॉब और टेक्स्ट दोनों होते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ कैरेक्टर डेटा जो होता है बाइनरी डेटा उसको स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है, जो ब्लॉब होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी कि वो बड़े ए और छोटे ए में डिफरेंस नहीं करेगा, लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब उसके लिए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दो अलग चीज़ें हैं। नल वैल्यूज, अगर हम किसी भी रो में वैल्यू नहीं फिल करते हैं तो एम्प्टी रोज को कहा जाता है नल। फिर कमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। जब हम एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो कमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है बाय स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और कमेंट को लिखने के तरीके 3 टाइप के हैं, या तो आप बैकस्लैश स्टार और फिर अपना कमेंट लिखिए, बैकस्लैश स्टार। जब आप ऐसे करके अपना इन 2 साइन के अंदर अपना जो कमेंट है वो लिखेंगे तो वी कैन राइट कमेंट इन मल्टीपल लाइन बाय यूजिंग दिस। इस सिंबल को यूज़ करके हम कई सारी लाइन में अपना कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम डबल डैश लगाएंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो न्यू लाइन में नहीं जा पाएगा, सिंगल लाइन में ही हमें लिखना पड़ेगा। और अगर हम जो अपना कमेंट है उसको हैश से स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड विद द टेक्स्ट द कमेंट दिस टेक्स्ट कैन नॉट एग्जिट अ न्यू लाइन, और ये टेक्स्ट भी कमेंट की तरीके से ट्रीट होगा। अगर हम स्टेटमेंट से पहले हैश लगाते हैं, लेकिन क्या होगा, वो जो कमेंट है वो एक लाइन से आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर एक लाइन से ज़्यादा लिखना है तो बैकस्लैश स्टार का ही यूज़ करना पड़ेगा हमें। ओके। इसके बाद है एसक्यूएल कमांड सिंटेक्स। एसक्यूएल में जो कमांड दी जाती हैं तो उसका सिंटेक्स कैसे कैसे होगा। सिंटेक्स क्या होता है, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करके ही हमको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड आर द स्पेशल वर्ड, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथन में भी पढ़ा था हमने। कीवर्ड स्पेशल और रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकल रहा होता है पर्टिकुलर लैंग्वेज में। और एसक्यूएल के जो कीवर्ड हैं वो हमेशा बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। कमांड और स्टेटमेंट आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू बाय द एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस से जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बाय द यूजर टू द डेटाबेस, तो उसको हम कहते हैं कमांड और स्टेटमेंट। कमांड कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट क्लॉज बिगिन विद कीवर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड एंड आर्गुमेंट। देखिए कमांड हमेशा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं डेटाबेस को हमेशा ये स्टार्ट होते हैं कीवर्ड से, मतलब पहला जो लेटर्स होते हैं वो कीवर्ड होते हैं। और कीवर्ड एज यू नो एसक्यूएल में सारे कैपिटल से लिखे जाते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं आगे कीवर्ड और कुछ और क्लॉजेस से। Now object are the structure in the database that are given names, like for example view, base table, index। ऐसी वो सारे ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस के जिनके नेम होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टेबल रिलेशन का नेम होता है तो वो टेबल आपकी बेस टेबल, और उस टेबल का यूज़ करके जो टेबल बनती है व्यू टेबल, उसका नेम वो भी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। इंडेक्स से जो नेम रखे जाते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के। कमांड में एसक्यूएल आर नॉट केस सेंसिटिव बट टेक्स्ट लिटरल एंड कैरेक्टर लिटरल आर। जो कमांड्स हम देते हैं, जो एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो तो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन टेक्स्ट और कैरेक्टर टाइप के जो लिटरल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मेकिंग सिंपल एसक्यूएल क्वेरी आर वैलिड इंस्ट्रक्शन दैट आरडीएमएस अंडरस्टैंड। देखो एसक्यूएल क्वेरी पहली बात होती क्या है, क्वेरी एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आरडीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझता है और उसको प्रोसीड करता है। तो एज अ वैलिड इंस्ट्रक्शन जो कि आरडीएमएस को दिया जाता है उसको हम क्वेरी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस डेटाबेस
अब हम उन इंस्ट्रक्शन, उन क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने में, उसको चलाने में यूज होती हैं। तो नंबर 1 है टू ओपन डेटाबेस। अगर हमें किसी भी डेटाबेस पे काम करना है तो सब पहले फर्स्ट थिंग तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक। और ओपन करने के लिए हम यूज कीवर्ड का यूज करते हैं, यूज, और फिर उसके बाद लिखते हैं डेटाबेस का नेम, जो भी डेटाबेस हमें ओपन करना है। फिर जितने भी काम होते हैं सेलेक्ट कमांड का यूज करके होते हैं। सेलेक्ट कमांड इज यूज टू मेक डेटाबेस क्वेरीज। हर क्वेरी बनाने के लिए जब डेटाबेस ओपन हो जाता है, सारी क्वेरी, सारे इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हमको सेलेक्ट कमांड की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो भी हम रिट्राइवल कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम का नेम लेके किया जाता है। जिसमें हम कुछ भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो उस कॉलम का नेम लेने से पहले हमें कीवर्ड सेलेक्ट का यूज करना पड़ता है। देन सेलेक्ट के बाद हम कॉलम नेम यूज करते हैं जिसमें भी हम मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं। देन फ्रॉम टेबल का नाम, उस रिलेशन का नाम लिखते हैं जिस टेबल में से जिस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक। ना सेलेक्टिंग ऑल कॉलम, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टेबल का सारे कॉलम को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, देन एस्ट्रिक साइन यानी स्टार का साइन आप यूज करते हैं। स्टार इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम। सेलेक्ट के बाद अगर आपने स्टार कर दिया और फ्रॉम के बाद टेबल का नेम डाल दिया तो उस पेट नाम की टेबल की या रिलेशन की जितने भी कॉलम्स है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। रीऑर्डरिंग कॉलम इन क्वेरी रिजल्ट। देखिए, एक ऑर्डर जिससे आपकी जो क्वेरी है उसमें हम उस कॉलम को अरेंज करें, मतलब जो आउटपुट आए वो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर आए। तो ऐसे उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में उसी सीक्वेंस में कॉलम्स का नेम देते हैं जैसा हम आउटपुट में चाहते हैं। द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ कॉलम डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ डिस्प्ले। अगर हमने स्पीसीज पहले लिखा है, देन स्पीसीज कॉलम फर्स्ट आउटपुट में आएगा, देन नेम, देन सेक्स, फ्रॉम पेट। ओके, पेट नाम की टेबल में से ये 3 कॉलम सेलेक्ट होंगे, आपके सामने डिस्प्ले होंगे। 5th वन इज एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा होता है मतलब सेम टाइप का डेटा। इसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिलीट द सेम वैल्यू। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी स्पेसिफाइड ओनली वंस इन द सेलेक्ट क्लॉज। जो सेलेक्ट क्लॉज है उसमें एक ही बार डिस्टिंक्ट का यूज हो सकता है, और ये यूज होता है अलग कोई भी जो वेरिएबल है, जो भी लिटरल है, जो भी डेटा आइटम है, मतलब उसका रिपीटिशन ना हो, उसके लिए डिस्टिंक्ट यूज होता है। पर याद रखिए, डिस्टिंक्ट हमेशा सेलेक्ट क्लॉज में सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। इसके बाद है व्यूइंग टेबल इन द डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस की सारी टेबल, आपके डेटाबेस में कितनी टेबल है वो देखनी है, तो आफ्टर राइटिंग यूज डेटाबेस यू विल राइट कमांड शो टेबल्स। शो कीवर्ड का यूज होता है जितनी भी टेबल्स है उनके बारे में बताने के लिए। और अगर वो टेबल में क्या कितने कॉलम हैं, हर कॉलम का नाम क्या है, हर कॉलम कितनी रोज है, और हर रोज का नाम क्या है, क्या डेटा आइटम्स हैं उसमें, तो उसके बारे में अगर हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए उस टेबल के बारे में तो डिस्क्रिप्शन कमांड ही यूज होता है। डिस्क्रिप्शन एंड टेबल नेम, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। ओके, परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन इन क्वेरी। देखिए, अगर हमको सिंपल कैलकुलेशन करना होता है तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद जो भी कैलकुलेशन करना होता है दैट वी टाइप अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द अर्थमेटिक सिंबल्स। जैसे यहाँ पे 1+6 करना था तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हमने सीधे दे दिया है और अगली रो में उसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हुआ है। ओके, फिर है MySQL also provide a dummy table called dual to provide compatibility with SQL। डुअल टेबल एक टाइप की डमी टेबल होती है जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती है। इसमें 2 ही कॉलम होते हैं, सॉरी 2 ही रोज होते हैं। पहले वाली रो में आपका एक्सप्रेशन लिखा होता है, दूसरी वाली में उसका रिजल्ट। टू परफॉर्म कैलकुलेशन यू में आइदर राइट एक्सप्रेशन विद सेलेक्ट स्टेटमेंट और यूज टेबल एंड और यूज टेबल डुअल which is a one row and one column dummy table provided by SQL। Scalar expression with selected field। Now student, scalar expression with selected field. If you want to perform simple numeric computation on the data to put it in a more appropriate to your need, SQL allow you to place scalar expression to your need and constant among the selected file। For example, student, अगर आप पर्टिकुलर अपनी कॉलम को और भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द स्केलर क्वांटिटीज। मीन्स यू कैन डू द कैलकुलेशन बाय यूजिंग द कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें यहाँ पे कमीशन को परसेंटेज में दिखाना था तो कमीशन के आगे हमने एस्ट्रिक 100 लगा दिया। अब जो कमीशन आएगी वो परसेंटेज में आएगी इंस्टेड ऑफ नंबर, फ्रैक्शन में होने की जगह परसेंटेज में आएगी। ओके, यूजिंग कॉमन कॉलम एलिस। कॉलम एलिस स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हम किसी भी रोज को सेलेक्ट करते हैं और उस किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और उन कॉलम को अलग नेम देना चाहते हैं, तो हम कॉलम जिनको अलग नेम दिया गया है, तो नए वाले जो कॉलम होते हैं जो न्यू नेम के साथ आते हैं उनको कहते हैं कॉमन एलिस। द कॉलम दैट यू सेलेक्ट इन अ क्वेरी कैन बी गिवन अ डिफरेंट नेम। कॉलम एलिस नेम, when the alias name contain more than one word, you have to enclose them in quote as we did in the previous query where we enclose the column alias even tag in single। देखिए स्टूडेंट, कॉलम एलिस वो वाले नेम होते हैं जो हम
जो हमारा पुराना कॉलम है उसको नए करके रीनेम करके जो नेम दिए जाते हैं उसको कहते हैं कॉलम एलीज। और अगर कॉलम एलीज में एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, ठीक है, तो उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, ठीक। और अगर दो से ज़्यादा नहीं होते हैं तो फिर कोटेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंगल होता है। मतलब वन से ज़्यादा वर्ड नहीं होते हैं आपके एली मतलब नए वाले नेम में, जो कॉलम का नया वाला नेम है उसमें एक से ज़्यादा वर्ड नहीं होते हैं, तो आपको स्ट्रिंग वो कोटेशन मार्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू नीड टू पुट अ कोटेशन मार्क। इसके बाद है हैंडलिंग नल वैल्यूज। इफ नल फंक्शन इज यूज टू सब्सटीट्यूट नल विद अ वैल्यू। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में हम ये स्पेसिफाई करना चाहें कि जहाँ जहाँ नल वैल्यूज हैं वहाँ वहाँ नल ना होकर कुछ और सब्सटीट्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम इफ नल फंक्शन का यूज़ करते हैं। इफ नल फंक्शन क्या करता है, कॉलम नेम जिसमें हम नल वैल्यूज़ को बाय डिफॉल्ट दूसरी वैल्यूज से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो हम पहले उस कॉलम का नेम लिखते हैं जिसमें हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उसके बाद वैल्यू टू बी सब्सटीट्यूटेड लिखते हैं जो नल की जगह आनी चाहिए, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल है सेलेक्ट नेम बर्थ। इफ नल, देखिए नेम और बर्थ नाम के दो कॉलम में क्या हो जाएगा, अगर नल वैल्यूज है वहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, डेथ की जगह अलाइव, ठीक। सॉरी, नेम में डेथ और बर्थ में अलाइव, ठीक। फ्रॉम पेट टेबल। पुटिंग टैक्स इन द क्वेरी आउटपुट। अगर हम किसी क्वेरी में टैक्स लिखना चाहते हैं तो सिंपली हमें क्या करना होता है, जो हमारा आउटपुट आएगा जितने भी कॉलम सेलेक्ट करते हैं आखिर वाले जो स्पेस बचती है उसमें एक कोटेशन मार्क के अंदर जो भी आउटपुट हम उसमें टेक्स्ट जो लिखना चाहते हैं उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिख देते हैं, वही आपके आउटपुट में आ जाएगा। अगर हम कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग कोटेशन मार्क। नाउ सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज फ्रॉम वेयर क्लॉज। अगर हम किसी भी रिलेशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन रख के रोज सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सारी रोज ना सेलेक्ट करते हुए एक पर्टिकुलर कंडीशन रखना चाहते हैं कि भैया ऐसी रोज सेलेक्ट करो जिसमें कि बच्चे की परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो, तो सिर्फ वही रोज सेलेक्ट होंगी जिसमें 80 से ज़्यादा वाले बच्चे हैं। तो कंडीशन रख के जहाँ पे हम रोज को चूज़ करना चाहते हैं उसके लिए वेयर क्लॉज यूज़ होता है, ठीक है, वेयर कीवर्ड यूज़ होता है। और इसका सिंटैक्स होता है, पहले हम सेलेक्ट और कॉलम का नेम लिखते हैं, ठीक, जो हमें सेलेक्ट करना है, और टेबल का नाम, उसके बाद वेयर कंडीशन लगाते हैं जो भी हमें लगानी है। कंडीशन जो हम लगाते हैं उसके लिए हम अलग अलग कंपोनेंट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, रेंज यूज़ कर सकते हैं जैसे बिटवीन, ठीक। और इन, नॉट इन, मतलब कंडीशन वही वाली कि अगर ये है उसमें इस कैटेगरी में या नहीं है, या फिर पैटर्न मैचिंग की भी होती है हमारे पास, ठीक है। ये सारी कंडीशन के एलिमेंट्स, कंडीशंस के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कई सारे अगर ऑपरेटर्स होते हैं तो उसका प्रेसिडेंस क्या होता है, मतलब पहले यूनरी माइनस सॉल्व होगा, देन यूनरी, देन उसके बाद हमारा और सॉरी नॉर, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, देन प्लस माइनस प्लस, देन ग्रेटर देन, लेस देन एंड ऑपरेटर, देन नॉट इक्वल टू, देन इक्वल टू, greater than equal to, less than equal to, greater than and less than, then not, then and so on likewise, okay। and this is my SQL फंक्शन। ये कुछ फंक्शन है जो कि SQL हमको प्रोवाइड करता है जिससे कि हम पर्टिकुलर अपना काम कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर रिटर्न करवाने के लिए रिटर्न द कैरेक्टर ऑफ ईच इंटीजर पास। कोई भी अगर इंटीजर हम SQL में पास कर रहे हैं कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ करके तो वो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। कॉन्केट का हम पास कर रहे हैं तो जो हमारे रिटर्न कॉन्केटेड स्ट्रिंग, हमारी जो स्ट्रिंग है उसको कॉन्केट मतलब इकट्ठी करके ऐड करके सेंड करेगा, लाइक दिस। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि यूज़ होते हैं, ठीक। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है बस फंक्शन का, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे प्रोग्राम में आगे आगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस वॉज ऑल द इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर।